हेलो एवरीवन, आज डेट है 21 मई 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज को प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी को सर्च करके वहां से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट न्यूज मैप बेस्ड और आज हम इंडिया और पाकिस्तान की जो बॉर्डर है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इंडिया के कौन कौन से स्टेट पाकिस्तान के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं। तो उसमें जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। ठीक है, अब ये जो बॉर्डर है इसके बारे में थोड़ा सा हम हिस्ट्री को देखेंगे। 1947 से पहले पाकिस्तान और इंडिया एक ही पार्ट थे, मतलब दोनों के दोनों एरिया ब्रिटेन जो है उसी की एक कॉलोनीज के रूप में उसके अंडर आते थे। लेकिन 1947 में पार्टिसिपेशन हो जाता है, पाकिस्तान एक अलग से कंट्री बन जाता है और इंडिया एक अलग से कंट्री बन जाता है। बंगाल वाला जो रीजन है जिसको पहले ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था वो भी पाकिस्तान के अंदर चला जाता है, लेकिन बाद में कुछ मेजर कन्फ्लिक्ट होते हैं दोनों देशों के बीच में, दोनों पार्ट्स के बीच में, पाकिस्तान के दोनों पार्ट्स के बीच में। और 1971 में जो ईस्ट पाकिस्तान है वो बांग्लादेश के रूप में एक नया कंट्री इमर्ज होकर के आता है। यही कारण है कि ये जो बंगाल वाला रीजन है इसका ईस्ट पार्ट बन जाता है ईस्ट पाकिस्तान और उसका वेस्टर्न पार्ट इंडिया में रह जाता है, जिसी कारण बंगाल हमारे ईस्ट पार्ट में होते हुए भी उसको वेस्ट बंगाल के नाम से जाना जाता है। तो ये हमने कुछ बेसिक फैक्ट्स को देखा। ये वाला जो रीजन है पाकिस्तान के साथ जो हमारी बॉर्डर है और बांग्लादेश के साथ में जो हमारी बॉर्डर है उनको सिक्योर करने का काम करता है बीएसएफ, बॉर्डर ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेज। ये बीएसएफ जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये सीएपीएफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के अंडर जो 5 पुलिस आती हैं उन्हीं के अंडर उसी का एक पार्ट है बीएसएफ। अगर सीएपीएफ के अंडर बात करें, सीएपीएफ के बारे में बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है और इसमें जो 5 मेजरली आर्मीज आती हैं जिनका नाम है बीएसएफ, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस एंड एसएसबी सशस्त्र सीमा बल। ये 5 जो हैं वो मिल करके सीएपीएफ के अंडर आती हैं और सीएपीएफ आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर। अगर बीएसएफ के बारे में बेसिक फैक्ट्स के बारे में हम देखें तो बीएसएफ जो है वो 1965 में इसको बनाया गया था। बीएसएफ को 1 दिसंबर 1965 को इसको रेज किया गया था सीएपीएफ के अंडर और इसका मेन काम है बीएसएफ का पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ में जो हमारी बॉर्डर मिलती है उसको शेयर करने का। इस बॉर्डर का जो नाम है वो रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है क्योंकि पार्टीशन के समय में इन्होंने इस बॉर्डर का जो हमने डिवाइड जो किया है बॉर्डर को उसको बनाने में इन्होंने हेल्प की थी, मतलब ये जो मैप डिसाइड हुआ था उसमें हेल्प की थी, इसीलिए इसको रेड क्लिफ लाइन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पाकिस्तान और इंडिया के साथ में जो बॉर्डर शेयर होती है उसके बारे में बेसिक फैक्ट्स को हमने देखा। अब द हिंदू की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट न्यूज, एरोसोल्स कैन ट्रेवल अप टू 10 मीटर, वेंटिलेशन इज द की सेज गवर्नमेंट। हमारी गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं स्पेशली ऑफिसेज के लिए और उन्होंने ये बोला है कि एरोसोल्स मतलब ड्रॉपलेट्स, जब आप छींकते हैं खांसते हैं तो कुछ पानी की बूंदे टाइप वो निकलती हैं, उन्हीं को बोलते हैं एरोसोल्स। तो एरोसोल्स के बारे में गवर्नमेंट ने बोला है कि 10 मीटर तक वो ट्रैवल कर सकती हैं और सबसे ज़्यादा जो बंद ऑफिसेज हैं उनमें वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम कोविड के खिलाफ अच्छे से लड़ पाएंगे। तो ये गाइडलाइन जारी की है कि जो भी ऑफिस हैं उनमें आउटडोर एयर होनी चाहिए, ऑफिसेज होम्स हो या फिर पब्लिक स्पेसेज हो, इस तरीके की एयर होनी चाहिए कि बाहर से एयर अंदर प्रवेश करती रहे और अंदर की जो है उसके लिए एक प्रॉपर वेंटिलेशन बना रहे ताकि जो वायरस का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो ट्रांसफ़र होता है, जो ट्रांसफ़र की कैपेसिटी है वो कम हो सके। यहाँ पर डाटा दे रखे हैं हमारे स्टेट्स को लेकर के, अलग अलग 3 स्टेट्स को उठाया है कि छत्तीसगढ़ में जो देखो कुछ समय पहले न्यूज़ आ रही थी कि हमारे इंडिया में जो रेट है, मतलब पॉजिटिव केसेज के आने की जो रेट है वो कम हो गई है। तो इसी आर्टिकल में ये बोला गया है कि हर स्टेट में सिमिलर नहीं है वो रेट, कि हर स्टेट में ही डिक्रीज हो रही है पॉजिटिव आने की, एक्टिव केसेज की संख्या की जो रेट है वो हर स्टेट में कम हो रही है, ऐसा नहीं है। तमिलनाडु में जो केसेज की संख्या है वो रेगुलर बढ़ रही है, वेस्ट बंगाल में केसेज की संख्या ना बढ़ रही है ना घट रही है, रेगुलर एक स्थिर वे में चल रही है। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो वहाँ पर डिक्रीज हो रहे हैं केसेज।
तो ये जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो गाइडलाइंस दी है उनके तहत हम कोविड-19 से लड़ने के लिए बेहतरीन तरीके से अपनी कैपेसिटी को डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज, डिक्लेयर म्यूकोरमाइकोसिस एन एपिडेमिक, सेंटर टू स्टेट्स। जो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री है उसके द्वारा स्टेट्स को लिखा गया है कि म्यूकोरमाइकोसिस, अगर आपको लगता है कि आपके स्टेट्स में बहुत ज़्यादा केसेज आ रहे हैं तो आपको उसको एज ए एपिडेमिक डिक्लेयर कर देना चाहिए, ताकि उसी के अनुसार अगर आप एपिडेमिक डिक्लेयर करते हो किसी डिजीज को तो उसी के अकॉर्डिंग आपके यहाँ पर जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं, हेल्थ जो सुविधाएं हैं लोगों को जो मिलनी चाहिए उसी के अकॉर्डिंग स्टेट को प्रिपेयर किया जाए। अब म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो देख लेते हैं, क्योंकि इसको लेकर के साइंस एंड टेक डिजीज़ वाला जो रीजन है वो हमारे पूछा जाता है, स्पेशली साइंस वाले रीजन से। तो म्यूकोरमाइकोसिस को लेकर के प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आ सकता है। सबसे पहली बात तो आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये ध्यान रखना है कि एक फंगल इन्फेक्शन है। यहीं पर आपको यूपीएससी क्या दे देगा, गलत स्टेटमेंट दे देगा कि वायरल इन्फेक्शन है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि फंगल इन्फेक्शन है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो ब्रेन है, इसके अलावा ईयर, नोज, थ्रोट, माउथ, इनको सबसे ज़्यादा ये डैमेज कर रहा है। और अगर इसको समय रहते हुए इसके बारे में पता नहीं लगाया गया तो मतलब इसको अर्ली डिटेक्ट नहीं किया गया तो बहुत ज़्यादा संक्रमित करता है और बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है बॉडी को। इसके मेन कारण ये है कि वो पेशेंट जिनको कोविड था, कोविड के समय उनको शुगर भी थी और उनको एक्स्ट्रा स्टेरॉइड जब दिए गए तो उनमें फिर एक पोस्ट कोविड इफेक्ट के रूप में आ रहा है म्यूकोरमाइकोसिस। इसके क्योर की बात यही है कि इसमें एंटी फंगल ड्रग दिया जा रहा है जिसका नाम है एम्फोटेरिसिन बी। और इसके अलावा ये बोला जा रहा है कि डॉक्टर की जो गाइडलाइंस हैं, जो भी उनका सुपरविजन है, उसके अकॉर्डिंग स्ट्रिक्ट सुपरविजन के अंडर उनको रहना है पेशेंट्स को, और सर्जरी भी ज़रूरत पड़ती है अगर समय रहते हुए म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में पता नहीं चल पाता है तो। नेक्स्ट न्यूज, दिल्ली हाई कोर्ट आस्क हॉस्पिटल टू इंस्टॉल ऑक्सीजन प्लांट्स। दिल्ली हाई कोर्ट ने हॉस्पिटल्स को बोला है, बड़ी हॉस्पिटल जिनके यहाँ पर 100 बेड्स या उसके ज़्यादा है, तो उनको बोला है कि कोविड-19 का जो बिटर एक्सपीरियंस हमने शेयर किया है कि सबसे ज़्यादा परेशानी हुई कि हमारे यहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं थी। तो ऑक्सीजन जब हॉस्पिटल खुद बनाने लग जाएंगे तो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं है। देखो, जो पेंडेमिक जो होता है वो लगभग एक सेंचुरी में 100 ईयर्स में एक बार रिपीट होता है। तो दोबारा से अगर हमारे यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम होती है तो हमें इस पेंडेमिक से सारी जो चीज़ें हमने सीखी हैं उन सबको इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है, बल्कि जो चीज़ ना सीखी है वो भी हमें एक्सपीरियंस लेने की आवश्यकता है। अब इस आर्टिकल से हम एक चीज़ समझ सकते हैं, ऑक्सीजन की कमी आई, ऑक्सीजन बना दिए गए, ऑक्सीजन को हमने फटाफट मैनिपुलेट कर दिया, ऑक्सीजन को प्रोडक्शन कर दिया। बहुत सारी जो एक तरीके से जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, पीएम केयर्स फंड के अंदर बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को हमने एस्टेब्लिश कर दिया। तो ये सारी चीज़ें जो है इनको आप तुरंत एट वंस भी प्रोड्यूस कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो हमने सबसे इम्पोर्टेंट बात इस पेंडेमिक से सीखी वो है डॉक्टर्स की कमी, जो नर्सिंग स्टाफ है उसकी कमी, वो कमी नहीं होनी चाहिए। हमें फ्यूचर में जब भी कोई परेशानी आए तो दोबारा से अगर यही प्रॉब्लम रिपीट होती है तो मतलब इस पेंडेमिक से हमने कुछ भी नहीं सीखा है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सीखने की बात है डॉक्टर्स की संख्या जो है उसको इंक्रीज करना, ताकि दोबारा प्रॉब्लम हो तो ये इशू क्रिएट ना हो कि इतने पेशेंट्स के ऊपर इतने डॉक्टर ही अवेलेबल है। कम से कम हमें WHO की जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करना चाहिए और डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी जो है वो इंक्रीज की जानी चाहिए। पहले भी हमने इससे रिलेटेड एक आर्टिकल को देखा है कि साउथ इंडिया में डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है अगर पेशेंट से कंपैरिजन किया जाए तो। हमारे नॉर्दर्न स्टेट्स में, जो नॉर्थ इंडिया के जो स्टेट्स हैं वहाँ पर पेशेंट्स की तुलना में डॉक्टर्स की काफ़ी कमी है। कंपैरिजन सिर्फ एक एक्सेप्शन केस है दिल्ली हमारी नेशनल कैपिटल है, हो सकता है इसी के कारण से वहाँ पर डॉक्टर्स की संख्या ज़्यादा हो कंपैरिजन टू पेशेंट्स। तो ये जो प्रॉब्लम है डॉक्टर्स की संख्या की, डॉक्टर्स की नंबर्स की वजह से जो परेशानी फेस हुई उसको हमें दोबारा फेस ना करना पड़े, इस प्रॉब्लम को सीरियसली लेना चाहिए गवर्नमेंट को। नेक्स्ट न्यूज, यहाँ देखिए,
सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर के बोला जा रहा है, ये जो आर्टिकल है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, आपको पता है कि हमारे इंडिया में डिलिमिटेशन होगा, मतलब और ज़्यादा पार्लियामेंटेरियन जो है उनकी संख्या बढ़ेगी लोकसभा में भी राज्यसभा में, क्योंकि पॉपुलेशन को जो रिप्रेजेंटेशन है वो प्रॉपर नहीं मिल पा रहा। हमारी जितनी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए उससे ज़्यादा पॉपुलेशन को रिप्रेजेंटेशन दे रहा है एक एमपी। और जब इतनी पॉपुलेशन को आप रिप्रेजेंटेशन दोगे तो आप प्रॉपर तरीके से अपनी पॉपुलेशन से आप मिल ही नहीं पाओगे। जो लोग आपको जिता करके पार्लियामेंट में भेज रहे हैं, अगर आप उन लोगों से प्रॉपर 5 ईयर्स का आपका टर्म है, उनमें आप उन लोगों से ढंग से मिल भी नहीं पाए तो कोई मतलब नहीं है फिर आपका एमपी मिलने का। यही कारण है कि हमारे इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ने के बाद ये कोशिश की जा रही है कि एमपीज़ की संख्या को बढ़ाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जो डिलिमिटेशन है वो किया जाए, ताकि सभी लोगों को प्रॉपर एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन मिल पाए। तो इसी को लेकर के हमारी जो पार्लियामेंट है उसकी नई बिल्डिंग बनाई जा रही है। जैसी आवश्यकता वैसी बिल्डिंग जो प्रिपेयर की जा रही है, उसमें ये कोशिश की जा रही है कि वहाँ पर बहुत सारे ऐसी बिल्डिंग्स हैं उनको डिमोलिश किया जाए और उनके आधार पर नई जो बिल्डिंग्स हैं उनको बनाया जाए। तो हमारे मिनिस्टर हैं यूनियन कल्चर मिनिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल, उन्होंने ये बोला है कि जो सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वहाँ पर हमारे राष्ट्रीय अभिलेखागार नेशनल आर्काइव्स भी हैं। यहाँ पर मतलब हमारे जो हिस्ट्री है, ट्रेडिशन है, हमारा जो भी कल्चर रहा हुआ है उनको यहाँ पर सिक्योर किया गया है। तो इसी को लेकर के कंसर्न है कि जब रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में इन चीज़ों को तोड़ा जाएगा तो आप कहाँ इनको सेफ रखोगे। जो भी हमारा यहाँ पर कल्चर सेव है ना, उसको आप कहाँ सेव रखोगे। उसके लिए हमारे कल्चर मिनिस्टर ने बोला है कि रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के दौरान उनको सेफली स्टोर किया जाएगा। 1926 में कोलकाता से यहाँ पर ये सब कुछ जो भी चीज़ें यहाँ पर स्टोर हैं वो सब कुछ यहाँ पर ट्रांसफ़र की गई थी। तो इनको ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होना भी आवश्यकता है, लेकिन जो हमारे इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड्स हैं उनको कोई भी गलती से उनको डिमोलिश ना किया जा सके, उनको एक तरीके से सेफ तरीके से रखा जाए, इसी के लिए ये आर्टिकल है। तो हमारे जो कल्चर मिनिस्टर हैं उन्होंने वादा किया है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि सेफ तरीके से उनको प्रिजर्व किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज, इंडिया इन टच विद ईरान और फरजाद बी सेज गवर्नमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने गुरुवार को एक बात बोली कि इंडिया, ये पॉसिबिलिटी है कि इंडिया एक प्रोजेक्ट जो है जो अनफोल्डिंग है फरजाद बी गैस फील्ड इन ईरान, मतलब ये जो गैस फील्ड है ना इसमें इंडिया भी एक पार्ट बन सकता है, क्योंकि इसको सॉल्व करने में, इसको इस एरिया को खोजने में हमारी जो ONGC है उसने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। नेक्स्ट न्यूज, देखो अभी हमने ईरान के साथ में जो न्यूज़ डिस्कस की ना, अगर ईरान के साथ में हमारे रिश्ते जो बेहतरीन होते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हम जो पोर्ट वहाँ पर डेवलप कर रहे हैं चाबार पोर्ट, उसके ऊपर भी हम अच्छे से वर्क कर पाएंगे। अगर ट्रेड रिलेशन टाइप कुछ बनाते हैं या फिर एक्टिव पार्टिसिपेट वाला रोल हम निभाते हैं वहाँ की गैस फील्ड को लेकर के, तो हमारे जो ट्रेड रिलेशंस है वो ट्रेड रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए पोर्ट की आवश्यकता होगी। तो हम चाहबार पोर्ट के ऊपर दोबारा से अच्छे से इन्वेस्ट कर पाएंगे और उसके तहत हम जो हमारा सेंट्रल एशिया है वहाँ तक भी पहुँच बना पाएंगे। नेक्स्ट न्यूज, चाइना कंप्लीट्स तिब्बत हाईवे। चाइना ने इंडिया के साथ में जो हमारी बॉर्डर लगती है उस एरिया में अपने हाईवे को कंप्लीट कर लिया है। लगभग 2014 से इस हाईवे के लिए कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया था और अब जो बिल्कुल फ्रेजाइल एरिया है जहाँ पर पहुँचना बहुत ही कठिन है, बहुत ही हार्ड एरिया है, बहुत ही मतलब प्लेन एरिया ना होकर के माउंटेन वाला जो रीजन है वहाँ पर पहुँच बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो चाइना ने इसके लिए कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया और इसको कंप्लीट कर लिया है। अब चाइना जिन एरियाज़ में इश्यूज है इंडिया को लेकर के, इंडिया और चाइना के बीच में, उन एरिया में भी चाइना इजीली पहुंच सकता है। पहले भी हमने देखा है कि चाइना जब भी कुछ करता है अपने बॉर्डर वाले एरियाज़ में कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करता है दूसरे कंट्री के साथ में कि हम ऐसा कुछ कर रहे हैं। जैसे वो किसी नदी के ऊपर कुछ भी बना लेंगे, जैसे अभी उन्होंने यारलांग जांगपो जो रिवर है जिसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है उस पर रन ऑफ द रिवर डैम बनाया। अब रन ऑफ द रिवर क्या होता है? ऐसा डैम जिसमें पानी को बहुत कम स्टोर किया जाता है, स्टोर किया ही नहीं जाता, मतलब चलते हुए पानी से ही बिजली बनाई जाती है। ठीक है, लेकिन
कंसर्न इससे ये हुआ था कि ज़्यादा आप स्टोर नहीं करो, लेकिन एक लिमिट तक तो आपको स्टोर करना होगा, और जब आप स्टोर करोगे तो स्टोर करने की वजह से आपकी ये जो नदी का जो पानी है ना, वो इंडिया में भी आता है, बांग्लादेश में भी आता है, तो बायोडाइवर्सिटी के इंडिया को भी इफेक्ट करेगा और बांग्लादेश की को भी इफेक्ट करेगा। तो ना तो आपने कोई कंसल्ट किया, ना आपने कोई सहमति ली, आपने बिना कोई सहमति के ही पानी को रोक लिया। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि आप पानी को अब तो रोक रहे हो, फिर एकदम से जब बारिश का समय होगा, पहले ही पानी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा रहेगी नदी में, उस समय आप पानी को छोड़ देंगे, तो फ्लड का जो मेन रीजन है वो भी इससे क्रिएट होगा। सेम इसी तरीके से हाईवे को पास कर लिया है, स्पेशली इस चाइना ने क्या किया है कि हमारे जो बिल्कुल बॉर्डर वाले रीजन है वहाँ पर गांव एस्टेब्लिश करना भी स्टैब्लिश कर दिया है, मतलब गांव बसाना स्टार्ट कर दिया है, छोटे छोटे गांव। अब देखो, गांव के नाम पर वो अपनी आर्मी को भी वहाँ पर तैनात कर सकता है। हम पिछले साल पेंडेमिक के समय में भी देख सके हैं कि किस तरीके से पेंगोंग सो लेक तक उन्होंने अपना एंट्री कर ली थी, जिसको इंडिया ने पहले रिकॉग्नाइज ही नहीं किया था, बोला कि ये तो सिर्फ उनकी नेचुरल एक जो एंट्री होती है वो है, ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन बाद में गालवान वैली जैसा स्ट्रगल देखने को मिला और 20 जो हमारे सोल्जर्स हैं वो उसमें शहीद हुए थे। तो इस बात को इंडिया को नहीं भूलना चाहिए। चाइना जो भी स्टेप ले रहा है उसको काउंटर करने की आवश्यकता है। लेकिन देखो, चाइना अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन कर रहा है, हम अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। ये जो एरिया है ना वो पहले ही फ्रेजाइल है। चाइना वाला जो रीजन है, ये हिमालय वाला जो रीजन है वो काफ़ी मतलब एक्टिव है। यहाँ पर जो सिस्मिक जोन है, ये वाला जो एरिया है वो सिस्मिक जोन है। अब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करने के लिए आप क्या करते हो, हल्के से ब्लास्ट करते हो, ब्लास्ट करने की वजह से आप पहाड़ को तोड़ते हो, माउंटेन के एरिया को काटते हो। तो पहले ही जो एरिया फ्रेजाइल है उसको और ज़्यादा एक्टिव आप बना रहे हो इस तरीके के कंस्ट्रक्शन से। तो ये कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता ही नहीं पड़े अगर हमारे दोनों कंट्रीज़ के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, हमें एक दूसरे की जो बॉर्डर है उसको सिक्योर करें, प्रिजर्व करें, प्रोटेक्ट करें। तो ये इस तरीके की जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं ना उस एरिया में, उसकी हमें ज़रूरत ही नहीं पड़े, और ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो जो प्रॉब्लम है उसको हम सेव कर सकेंगे, उसको और ज़्यादा एक्टिव करने की आवश्यकता नहीं होगी। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, मोदी फ्लैग्स कोविड-19 रिस्क फॉर चिल्ड्रन। मोदी ने, हमारे पीएम नरेंद्र मोदी, उन्होंने डीएम के साथ में मीटिंग की और डीएम के साथ में उन्होंने ये बोला कि आप ये डाटा उठाए कि हमारे इंडिया में जो यंग पीपल है वो कितने इफेक्ट हो रहे हैं। थर्ड वेव को लेकर के बोला जा रहा है कि वो चिल्ड्रन को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगी, तो हमें इस रिस्क को देखना है कि चिल्ड्रन इससे कितने ज़्यादा इफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा पीएम मोदी के द्वारा स्टेटमेंट ये दिया गया कि ये जो पैंडेमिक है इसके सारे डाटा प्रिजर्व होने चाहिए, क्योंकि पैंडेमिक जो है वो 100 एक सेंचुरी में 100 ईयर्स में रिपीट होता है। तो हमारे आने वाले बाद में जो पॉपुलेशन आएगी, जो हमारी जनरेशन आएगी, उसको पहले से इस तरीके के पेंडेमिक के बारे में पता हो कि इस तरीके का भी पेंडेमिक आ सकता है। 100 ईयर्स पहले जो पेंडेमिक आया उसके बारे में हमारे पास में प्रॉपर डाटा नहीं है। अगर डाटा होते तो हमको रीड एंड स्टडी करके किस तरीके से उस समय निपटा गया था हम भी उसमें कोशिश करते। तो इस समय जो प्रॉब्लम हुई है वो सारे डाटा प्रिजर्व करने की आवश्यकता है, इसके लिए भी उन्होंने बोला। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा एक स्टेटमेंट वैक्सीनेशन को लेकर के दिया गया कि जब भी आप कोविन ऐप के ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हो और जिस समय आपका टाइम और डेट डिसाइड किया है उस समय आपको वैक्सीनेशन लेनी चाहिए। एक भी वैक्सीन को मिसयूज ना होने दे, बर्बाद ना होने दे, क्योंकि एक वैक्सीन को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की गई है। नेक्स्ट न्यूज, सोनिया फॉर फ्री एजुकेशन टू दोज ऑर्फन्ड इन पेंडेमिक। देखो, कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके दोनों पेरेंट्स की डेथ हो गई, या फिर ऐसे बच्चे जिनको सिंगल पेरेंट्स केयर कर रहे थे उनकी और उनकी डेथ हो गई। तो उनको लेकर के हर स्टेट, हर जो पार्टी है वो अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। जैसे पहले दिल्ली की जो गवर्नमेंट है उन्होंने बोला है कि ऐसे बच्चों को फ्री स्टडी देंगे, तो सोनिया गांधी ने भी सेंटर के साथ में ये बात की है कि आपको नवोदय जो स्कूल जिनको मिस्टर राजीव गांधी ने ओपन किया था और आज उनका असैसिनेशन हो गया था मिस्टर राजीव गांधी का, उनकी डेथ एनिवर्सरी है आज ही के दिन, तो उनको फ्री एजुकेशन देने की आवश्यकता है। नवोदय स्कूल्स में आप उनको फ्री एजुकेशन दे सकते हो। नेक्स्ट न्यूज फॉरेन पेज से है। देखो, ईयू लॉ मेकर्स बैक पेटेंट वेवर फॉर वैक्सीन। देखो,
इंडिया और साउथ अफ्रीका ने WTO के साथ मिलकर के जो वैक्सीन डेवलपर कंपनीज हैं उनको पेटेंट वेवर की बात कर रहे थे, और बार बार इंडिया ये बात बोल रहा था कि जब तक बिग इकोनॉमीज इसमें शामिल नहीं होगी तब तक इसके ऊपर कोई बात नहीं बन पाएगी। यूएस ने अपनी तरफ से सिग्नल दिए हैं कि वो वेव ऑफ की बात करेंगे जो ड्रग्स हैं उनके लिए पेटेंट के ऊपर, मतलब जिस कंपनी ने ड्रग्स बनाई हैं, मान लो हमारे इंडिया में भारत बायोटेक ने बना दी क्या ड्रग्स बनाई है अपनी यहाँ पर कोवैक्सीन, तो कोवैक्सीन के ऊपर भारत बायोटेक का ही एक तरीके से कंट्रोल ना रहे, पेटेंट वेव ऑफ कर दिया जाए। कोई भी कंपनी जिसके साथ में भारत बायोटेक अपनी स्ट्रेटजी को शेयर करती है वो कंपनी उसको बना सकती है उस वैक्सीन को। तो इसी की बात की जा रही थी, यूएस ने सिग्नल दिए कि हाँ पेटेंट वेवर की बात की जाएगी। ईयू के जो लॉ मेकर्स हैं वहाँ पर भी बातचीत हुई, लेकिन जो मेन कंट्रीज हैं जैसे जर्मनी और फ्रांस, उन्होंने इस चीज़ के लिए मना किया है। उन्होंने बोला जिस कंपनी ने मेहनत की है ना उसको रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए उसके एफर्ट्स का। तो ये पेटेंट वेव ऑफ की जो बात की जा रही है वो इसलिए की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन बनाई जाए और जो कंट्री वैक्सीन नहीं बनाई जा सकते उनको सप्लाई की जानी चाहिए। तो इस तरीके का पेटेंट वेव ऑफ से रिलेटेड हमने एक एडिटोरियल भी डिस्कस किया था, उसमें अच्छे से हमने समझा था कि किस तरीके से पहले भी ऐसा हुआ है कि जब HIV एड्स को लेकर के न्यूज़ आने लगी थी और उसको लेकर भी पेटेंट वेव ऑफ की बात की गई थी, लेकिन उस समय ये हुआ था कि 1990s में बातचीत करना स्टार्ट हुआ था और बात जाकर के बनी थी 2000 के समय। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब आप बात कर रहे हो और 10 साल बाद में आप बोलो कि हाँ अब आप बना लो, ये जो वैक्सीन हमने बनाई थी ना इसके ऊपर आप काम कर लो। ऐसा नहीं है, इसके ऊपर एटवंस काम करने की आवश्यकता है, तभी जाकर के कोविड-19 को हम रिजोल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट न्यूज, श्रीलंका पार्लियामेंट पासेज बिल ऑन चाइना बैक्ड पोर्ट सिटी। चाइना यहाँ पर कोलंबो जो पोर्ट सिटी है उसको डेवलप कर रहा है श्रीलंका में, तो इसको लेकर के कुछ कंसर्न थे। पहले तो कुछ एनवायरमेंट कंसर्न थे, कुछ पॉलिटिकल इशू भी क्रिएट हुए कि इस तरीके से चाइना आपको जो पैसा दे रहा है उससे चाइना अपना एक कॉलोनी बना लेगा श्रीलंका को। ये इशू तो हम देख ही रहे हैं कि चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत तो कंट्रीज को आपस में जोड़ ही रहा है। इसके अलावा जो इंडो पैसिफिक वाला रीजन है वहाँ पर भी बहुत सारी कंट्रीज को कर्ज दे करके अपने अंडर करने की कोशिश कर रहा है, या फिर वहाँ हर कंट्रीज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है जिसकी वजह से भी उनको अपने अंडर कर रहा है। तो ये जो पोर्ट सिटी को चाइना डेवलप कर रहा है इसको लेकर के कुछ कंसर्न था, तो पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि श्रीलंका के कुछ चेंजेस करके आप इसको पास कर सकते हो इस बिल को, तो कुछ चेंजेस किए गए और श्रीलंका पार्लियामेंट ने अब इसको पास कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज, यूएस रशिया एट ओड्स ओवर मिलिट्री एक्टिविटी इन द आर्कटिक। यहाँ पर आर्कटिक जो यूनियन है उसकी बात की गई है कि आर्कटिक यूनियन में जो मिलिट्री यूज़ आप कर रहे हो, मिलिट्री एक्टिविटी जो ज़्यादा कर रहे हो उसको कम करने की आवश्यकता है, क्योंकि मिलिट्री एक्टिविटी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है इस वाले रीजन में। आर्कटिक जो रीजन है उसमें काफ़ी परेशानी क्रिएट हो रही है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि आर्कटिक काउंसिल है क्या। आर्कटिक काउंसिल को 1996 में 8 आर्कटिक एरियाज़ में जो कंट्री जो अपनी बॉर्डर बनाते हैं आर्कटिक रीजन के साथ में, उन 8 कंट्रीज ने 8 आर्कटिक स्टेट ने मिलकर के 1996 में ओटावा डिक्लेरेशन के तहत इस काउंसिल को एस्टेब्लिश किया था। इसका मेन रीजन, इस काउंसिल को एस्टेब्लिश करने का मेन रीजन ये है कि ये जो आर्कटिक वाला जो रीजन है ना इसको पीसफुल और सस्टेनेबल यूज़ किया जा सके यहाँ के रिसोर्सेज को। तो इसमें इसमें अगर हम देखें कि कौन कौन से मेंबर कंट्रीज हैं यहाँ पर, ये जो आर्कटिक वाला जो रीजन है इसमें अगर हम देखें तो मेन जो यूरोपियन जो कंट्रीज हैं और इसके अलावा जो नॉर्थ अमेरिका के जो कंट्री हैं, नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसके कंट्री भी यहाँ पर हैं, और ये सारे मिलकर के जिसमें कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रशिया, स्वीडन एंड यूएस, ये सारे मिलकर के आर्कटिक ओशन इन्होंने बनाया है। इंडिया को इसका ऑब्जर्वर स्टेटस प्राप्त हुआ है, और यहाँ पर मतलब जो भी मीटिंग होती है सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी डिक्लेरेशन, कोई भी एक एग्रीमेंट नहीं साइन हुआ था। इसमें जो भी बातचीत होती है ना वो एक कंसेंसस मतलब सहमति के आधार पर इसमें डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट न्यूज, वर्ल्ड लार्जेस्ट आइसबर्ग ब्रेक्स ऑफ फ्रॉम अंटार्कटिका सेज ESA।
ESA ने एक बात बोली है कि हमारे जो साउथ वाला रीजन अंटार्कटिका जो है हमारा महाद्वीप कॉन्टिनेंट, वहाँ पर आइस टूट करके एक फ्लोटिंग आइस के रूप में, मतलब वेडेल जो सी है अब उसमें फ्लोट करेगी ये आइस पार्ट। इस आइस पार्ट को A76 इसको नाम दिया गया है, A76 इसको नाम दिया गया है। और इसमें देखो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पता है क्या है, ये इस तरीके के इफेक्ट जो देखने को मिल रहे हैं ना, वो देखने को मिल रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। मतलब क्लाइमेट चेंज, हमारी जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है, और बढ़ने की वजह से ही जो बर्फ़ है, जो एक तरीके से जमी हुई बर्फ़ है, वो टूटने लग गई है, पिघलने लग गई है। मतलब हमारा टेम्परेचर काफ़ी इंक्रीज़ हो रहा है, हमारी अर्थ गर्म हो रही है, काफ़ी ज़्यादा हम कार्बन का एमिशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेज इफेक्ट कर रही हैं, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो अगर समय रहते हुए हमने इन इश्यूज़ के ऊपर फोकस नहीं किया तो जो नेचुरल साइकिल है उन सबको हम चेंज कर देंगे। क्लाइमेट चेंज को हम काफ़ी इफेक्ट करने वाले हैं, क्लाइमेट, एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमारा डिस्कशन था आज का। ओके, थैंक यू।